ये है परसूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि पतला इनर सेक्ट डिसाइपल दांत भींचते हुए बोलता है, पीछा करो, जो भी है हम उससे सारा माल वापस छीन कर रहेंगे। दूर वो देखते हैं कि 4 हिडन ड्रैगन सेक्ट मेंबर्स कुछ इविल स्पिरिट सेक्ट डिसाइपल से लड़ रहे हैं। तीनों के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाता है। एक डिसाइपल कहता है, कोई वहां गार्ड कर रहा है, इसका मतलब वो लूटर अभी पूरा हॉल क्लियर नहीं कर पाया। एक्साइटमेंट के साथ तीनों वहां की तरफ दौड़ जाते हैं। अब आगे सुमिंग को यह पता नहीं था कि वो 3 इविल स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल्स अपने ही सेक्ट के मेंबर से लूट के लिए लड़ रहे हैं। फिर 4 हिडन ड्रैगन सेक्ट डिसाइपल्स को मारकर उस हॉल तक पहुंचे जो अब हमेशा की तरह पूरा खाली मिलता है। उसे उनके एक्सप्रेशंस, इमोशंस या उसके डिसेप्शन से उन पर होने वाले साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की परवाह भी नहीं थी। सुमिंग ने अपनी डिवाइन सेंस से हैंगिंग ब्रिज के लेफ्ट साइड पर जितने जगह स्कैन किए थे सबको पूरा क्लीन कर दिया था। उसके लूट से उसका हार्वेस्ट बहुत बड़ा था। अगर राइट साइड पर भी इविल स्पिरिट सेक्ट के मेंबर्स बिल्डिंग्स और केव अबोर्ड्स को लूट और तबाह न कर रहे होते तो सुमिंग वहां भी उतना ही इंटरेस्टेड होता। लेकिन फिर भी सुमिंग के मन में यह ख्याल था कि राइट विंग से भी कुछ चीजें छीन सकता है। पर उसका ध्यान तब उस बुजुर्ग आदमी पर चला गया जो दर्जन से ज्यादा हिडन ड्रैगन सेक्ट मेंबर्स के प्रोटेक्शन में था। जब सुमिंग आगे बढ़ा, उसने जमीन पर गिरे हुए लाशों को देखा, आदमी और औरत दोनों की। ज्यादातर लाशें हिडन ड्रैगन सेक्ट की थीं, लेकिन कुछ इविल स्पिरिट सेक्ट के भी थे जो बहुत कम थे। उसने देखा कि इन सब मरे हुए लोगों की सोल्स अभी तक गायब नहीं हुई, बल्कि आसमान में खींच ली गई हैं। स्पष्ट था कि आगे कुछ ऐसा है जो सोल्स को अब्सॉर्ब कर रहा है। सुमिंग ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने देखा आसमान में एक धुंधला सा फिगर बैठा है। उसके सामने एक छोटी बॉटल है और वही बॉटल सब डिसीज्ड सोल्स को खींच रही थी। जमीन पर गिरे हिडन ड्रैगन सेक्ट के लोगों का हाल बेहाल था। या तो उनके डेंटियन रीजन्स को चीरकर उनके गोल्ड कोर्स निकाल लिए गए थे, या उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था ताकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट न कर सके। कुछ के स्कल्स के ऊपर क्रैक्स थे जो फोर्सफुली नेसेंट सोल को एक्सट्रैक्ट करने के साइंस थे। वो एक्सट्रैक्टेड नेसेंट सोल्स शायद पहले ही किसी ने निगल लिए थे। जो फीमेल कल्टीवेटर्स थीं, उनका हाल और भी ज्यादा बुरा था। जो सुंदर थीं, वो तो नेचुरली फर्नेस बनने से नहीं बच सकीं। जब सुमिंग आगे चल रहा था, उसने एक ऐसा ही सीन देखा। एक इविल स्पिरिट सेक्ट का आउटर सेक्ट डिसाइपल हंसी हंसी में एक फीमेल कॉर्प्स को लात मारकर सिर को तोड़ रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और वो निकलने ही वाला था कि तभी उसके कान में एक सांस भरने की हल्की सी आवाज आई। ये उसके जीवन का आखिरी आवाज था। उस आवाज के बाद उसकी आंखें फैल गईं। उसके भौहों के बीच एक खूनी छेद खुल गया और वो गिर गया उस फीमेल कॉर्प्स के पास जिसका सिर अब लहू से भरा हुआ था। उस औरत की एक आंख जमीन पर गिर गई और हमेशा के लिए उस मर चुके आदमी को तकती रह गई। सुमिंग बिना रुके आगे बढ़ता गया। ज्यादा वक्त नहीं लगा और उसने अपनी डिवाइन सेंस से वो दर्जन हिडन ड्रैगन सेक्ट डिसाइपल्स डिटेक्ट किए जो उस बुजुर्ग आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो सब 1000 रिवर वैली से निकलकर पहाड़ के नीचे तक पहुंचे थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके सामने एक रीलोकेशन रून एक्टिवेट होता दिखा। वो रून क्लियरली पहले छुपा हुआ था, इसीलिए इविल स्पिरिट सेक्ट के लोगों को उसका पता नहीं चला। अगर वो लोग उस रून में घुस जाते तो वो तुरंत इस जगह से ट्रांसफर हो जाते। लेकिन जैसे ही वो लोग उस रून की तरफ भागने वाले थे, उनके कदम जम गए। उनके चेहरे पे डिस्पेयर और गुस्सा छा गया, क्योंकि उनके सामने हवा में से एक आदमी निकल कर आया, ब्लू रोब में, मिडिल एज्ड, अलूफ एक्सप्रेशन, ठंडी और शैतानी आंखें। शेनडोंग, इविल स्पिरिट सेक्ट का ग्रैंड सेक्ट एल्डर। शेनडोंग ठंडी आवाज में कहता है, फेलो डोएस्ट गु, तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? वो बुजुर्ग आदमी गुस्से से लाल होते हुए घूर कर बोलता है, शेनडोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इमॉर्टल्स और इविल इमॉर्टल्स के बीच का अग्रीमेंट तोड़ने की? चाहे तुम कितना भी इसे छुपाने की कोशिश करो, सुपीरियर इमॉर्टल सेक्ट्स को यह जरूर पता चल जाएगा। तब तुम बर्जर्कर्स के नहीं बल्कि इमॉर्टल्स के खिलाफ लड़ रहे होगे। तुम्हारा इविल सेक्ट इमॉर्टल्स के सारे सेक्ट से घिरकर बच नहीं पाएगा। शेनडोंग ठंडी सी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोएस्ट गु, हम एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए ब्राइट यांग स्टोन मुझे दे दो, तब मैं तुम्हें तुम्हारे बॉडी के साथ मरने दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा नेसेंट डिविनिटी निकलूंगा। बुजुर्ग आदमी दांत भींचते हुए बोलता है, एक ब्राइट यांग स्टोन बनाने के लिए 10,000 इमॉर्टल सोल्स चाहिए होते हैं।
ये हम इमॉर्टल सेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें वापस लैंड ऑफ इमॉर्टल्स ले जा सकता है और यहां बजर्कर लैंड में अपने सेक्ट की फाउंडेशन सेट करने के काम आता है। मैं एक छोटी सी पोजीशन वाला हूं, मेरे पास ऐसा चीज कैसे हो सकता है? फिर वो जोर से हंसी में बोलता है, हर हिडन ड्रैगन सेक्ट को अपने ब्रांच बनाते वक्त ब्राइट यांग स्टोन का एक हिस्सा दिया जाता है। अगर तुम नहीं मानते तो कोई बात नहीं, तुम्हें मारकर भी मुझे वो मिल जाएगा। यह कहकर शेनडोंग एक कदम आगे बढ़ता है। तुरंत उस बुजुर्ग आदमी के पीछे खड़े सारे गार्डियंस अपने आर्ट्स कास्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही शेनडोंग का पैर जमीन पर पड़ता है, उसके शरीर से एक हमिंग साउंड के साथ 20 से ज्यादा क्लोन्स निकलते हैं। सब क्लोन्स एक जैसे दिखते हैं और पानी की धारा की तरह बुजुर्ग आदमी को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। कोई चिल्लाता नहीं, कोई धमाका नहीं, सिर्फ एक भारी सी गुनगुनाहट। जब वो आवाज धीरे धीरे खत्म होती है, सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं। सिर्फ एक क्लोन बुजुर्ग आदमी के सामने 10 फीट दूर खड़ा रहता है। उस बुजुर्ग आदमी के गार्डियंस सब जमीन पर गिर जाते हैं। उनके चेहरे लाइफलेस, बॉडीज लहू में पिघलकर मिट्टी में समा जाते हैं। खून की बदबू से पूरी जगह भर जाती है। बुजुर्ग आदमी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो हल्के से हंसते हुए बोलता है, द ग्रेट ब्लड क्लोन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में इस ईविल आर्ट को मास्टर कर लोगे। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर एक जोर के ब्लास्ट के साथ फट जाता है। उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन इतना अचानक होता है कि उसका शरीर तुरंत बिखर जाता है। ब्लास्ट से पूरा एरिया हिला देता है। बुजुर्ग आदमी का नेसेंट सोल उसका स्टोरेज बैग पकड़कर आसमान की तरफ भागता है, लेकिन 100 फीट भी नहीं गया था कि आसमान डिस्टॉर्ट होता है और बाओचू हवा में से निकलकर उसके सामने आ जाती है। नेसेंट सोल तेज चीख निकालता है और दिशा बदलता है, लेकिन फिर से 100 फीट भी नहीं उड़ा था कि एक और आदमी हवा में से निकल आता है। आखिर में शेनडोंग के साथ आए 8 ईविल सेक्ट मेंबर्स उसके चारों तरफ घेर लेते हैं। शेनडोंग धूल से बाहर आता है और ठंडी आवाज में कहता है, तुम भाग नहीं सकते फेलो डाओइस्ट गू। बुजुर्ग आदमी के नेसेंट सोल के चेहरे पर डिस्पेयर छा जाता है। वो कुछ करने ही वाला था कि एक पल के लिए रुक जाता है। उसका वो शौक तुरंत खत्म होता है और वो अपना स्टोरेज बैग दूर फेंक देता है। सब लोगों की नजर तुरंत उस स्टोरेज बैग पर चली जाती है, शेनडोंग की भी। सबसे करीब जो एल्डर था वो एक प्योर ब्लड इमॉर्टल था जो डिसेंड हुआ था। उसकी आंखों में चमक आई और वो तुरंत उस बैग की तरफ उड़ा। हाथ बढ़ाकर वो बैग को पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसके पास के खाली स्पेस से एक हाथ निकलकर स्टोरेज बैग को छीन लेता है। यह इतना अचानक हुआ कि सबके चेहरे पर शॉक आ गया। इमॉर्टल एल्डर गुस्से से गरजकर अपने हाथ से सील बनाता है। अपनी उंगलियों को सोड की तरह बनाकर वो उस हाथ पर स्ट्राइक करता है। तभी एक ठंडी सी हफ आवाज गूंजती है। सबके सामने वो हाथ जो स्टोरेज बैग पकड़े था, स्ट्राइक को डॉज नहीं करता, बल्कि पीछे की तरफ टर्न करके उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जमीन हिला देने वाले रंबलिंग साउंड्स गूंज जाते हैं और इमॉर्टल का शरीर झटके से पीछे उड़ा जाता है। उसके मुंह से खून का बड़ा धार निकलता है और वो जमीन पर गिरता है जैसे उस ब्लॉक की पावर उसे कुचल गई हो। यह सब धीरे लग रहा था, लेकिन असल में यह पूरा सीन सिर्फ कुछ ही सांसों में हो गया। जब इमॉर्टल खून थूकता हुआ पीछे गिरा, एक आदमी हवा में से निकलकर सामने आया। वो सीधा खड़ा था। उसके चेहरे पर एक काला मास्क था और उसने काले रोब्स पहने थे। उसके लंबे बाल हवा में लहराते रहे और स्टोरेज बैग हाथ में पकड़कर वो सबको ठंडी नजर से देखता रहा। यहां के लोग उस मास्क को नहीं पहचानते थे, लेकिन अगर वो शैमन्स के लैंड में होता तो बहुत लोग तुरंत उस मास्क के मालिक को पहचान लेते। मास्क पहने वो आदमी और कोई नहीं, सू मिंग था। वो अभी इविल स्पिरिट सेक्ट के लूट पर हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने मास्क पहना। चाहे मास्क पहले क्रैक हो चुका था और टूट भी गया था, लेकिन अभी भी चेहरा छुपाने के लिए काम आ रहा था। शेनडोंग की आंखें संकट जाती हैं। वो धीरे से बोलता है, तुम कौन हो? बाओचू चुप रहती है, लेकिन उसके और सूमिंग के सोल्स के कनेक्शन से वो तुरंत पहचान लेती है कि ये उसका मास्टर है। वो आंख झपकाती है और कुछ नहीं कहती। सूमिंग ठंडी आवाज में कहता है, मेरा नाम जानकर तुम्हारा क्या फायदा? ये ब्राइट यांग स्टोन मैं ले रहा हूं। इविल सेक्ट का एक और बुजुर्ग व्हाइट हेयर्ड इमॉर्टल गुस्से से गरज कर बोलता है, कितना घमंड है तुम्हारा। ये इमॉर्टल्स जो डिसेंड हुए थे हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझते थे। अब जब उन्होंने देखा कि कोई उनकी चीज छीन रहा है और उनके पास ज्यादा लोग हैं, तो वो आगे बढ़ने लगे। बाओचू को भी मजबूरन आगे आना पड़ा। सिर्फ शेनडोंग ही था जो बहुत ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ चुप रहा। जैसे ही इमॉर्टल सू मिंग के पास आकर सील्स बनाने लगे, सू मिंग की आंखों में तेज चमक आ गई
उसके बसरकर बोन्स की पावर उसके शरीर से फट पड़ती है। वो अपना दायां हाथ उठाता है और जमीन पर जोर से मुक्का मार देता है। जमीन में जैसे अर्थन ड्रैगन्स उठकर हिलने लगते हैं, ऊपर नीचे लहरें चलने लगती हैं। जमीन से काली धुआं निकलकर उसके हाथ में इकट्ठा होता है और वो धुआं एक 30 फीट लंबी स्पीयर में बदल जाता है। ये था अंडरटेकर ऑफ इविल्स स्पीयर। सूमिंग अपना सिर उठाता है, मास्क के नीचे एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, लड़ना चाहते हो तो आओ लड़ते हैं। सूमिंग ठंडी आवाज में कहता है, अगर लड़ाई करनी है तो इसका दाम देना पड़ेगा। उसके हाथ में जो अंडरटेकर ऑफ इविल्स स्पीयर थी वो पहले वायलेट रंग की थी, लेकिन इस बार जब वो सूमिंग के हाथ में बनी उसका रंग पूरा काला हो गया। उसका काला रंग मौत का प्रतीक लग रहा था और उसके आसपास से एक बहुत ही तेज मर्डरस ऑरा हर दिशा में फैलने लगी। वो ऑरा इतनी भयानक थी कि देखने वाले थर्रा जाए। जैसे ही वो फैली, ऐसा लग रहा था कि सूमिंग के चारों तरफ एक वॉर्टेक्स बन गया हो, एक ऐसा व्हर्लविंड जो पूरी दुनिया को चीरने की चाह रखता हो। सूमिंग के नए काले हुए बाल हवा में लहराने लगे। वो उस व्हर्लविंड के बीच सीधा खड़ा था। मास्क के नीचे उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी वो नजर सामने बढ़ने वाले लोगों के दिल को जोर से कांप गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग में एक जोर का गरजता हुआ बिजली का धमाका हुआ हो। सब अपने जगह जम गए। सूमिंग की प्रेजेंस ने उन्हें बंधन में ले लिया। उसका एक डायलॉग, उसकी वो ठंडी नजर और उस ऑरा ने मिलकर ऐसा प्रभाव डाला जैसे खुद हेवन का प्रकोप उन पर टूट पड़ा हो। सबके दिल में डर भर गया और सूमिंग एक खून का प्यासा बैटल लवर और इनविंसिबल इविल इमॉर्टल लगने लगा। उसके होठों पर एक ठंडी सी स्मर्क आई। उसने अंडरटेकर ऑफ इविल्स स्पीयर को और कस के पकड़ा और आगे एक कदम बढ़ाया। अब वो शेंडोंग और पहले ही खून थूक कर पीछे गिरा हुआ आदमी छोड़कर बाकी 7 प्योर ब्लड इमॉर्टल्स से अकेला लड़ने जा रहा था। ये सारे 7 इमॉर्टल्स जिन्हें इविल सेक्ट ने बजर्कर्स के लैंड पर डिसेंड किया था, आम लोग नहीं थे। ये सब अपने आप में महान वॉरियर्स थे। सबसे कमजोर भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का था, जो बजर्कर के लिए बजर्कर सोल रेल्म के मिडिल स्टेज के बराबर था। और उनमें से एक सबसे खास था, एक बुजुर्ग ग्रे बालों वाले, ग्रे रोब्स पहने हुए, जिसके पीठ पर एक बड़ा उभार था जैसे एक कैमल। यह आदमी शेंडोंग के बाद इविल स्पिरिट सेक्ट का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। यह वही आदमी था जिसने पहले सू मिंग पर घमंड का आरोप लगाया था। वो असेंडेंस रेल्म का इमॉर्टल था, अभी अर्ली स्टेज में। लेकिन कोई भी इमॉर्टल जो असेंडेंस तक पहुंचे वो आम इंसान नहीं होता। जैसे ही उस हंचबैक्ड बुजुर्ग आदमी की आंखें संकरी हुईं, उसके आसपास के 6 इमॉर्टल्स ने हाथों से सील्स बनाना शुरू किया। हवा में अलग अलग डिवाइन एबिलिटीज की लाइट फैलने लगी। लेकिन जैसे ही वो अपने डिवाइन एबिलिटीज लॉन्च करते हैं, सू मिंग ने एक ही बार में 3 कदम आगे बढ़ दिए, अपने हाथ में स्पीयर लेकर। पहला कदम, उसने स्पीयर को तेज घूमकर आगे थ्रस्ट किया। हवा को चीरने की एक तेज सीटी बजती है और उसके सामने आसमान में एक डायमेंशनल क्रैक खुल जाता है, जो सीधा उस हंचबैक्ड बुजुर्ग इमॉर्टल की तरफ आर्क की तरह घूमता है। वो बुजुर्ग इमॉर्टल तुरंत अपने हाथ से सील बनाकर आगे धक्का देता है। उसके हाथ पर एक नीला प्रकाश जगमगाता है, जो एक ब्लू बर्ड का रूप लेकर सू मिंग की स्पीयर की तरफ झटके से उड़ जाता है। जब स्पीयर और वो बर्ड टकराते हैं, आसमान में गरजता हुआ धमाका गूंजता है। बर्ड तुरंत फटकर बिखर जाता है। दूसरा कदम, बिना रुके सू मिंग दूसरा कदम आगे बढ़ता है और स्पीयर को दूसरा थ्रस्ट देता है। स्पीयर हवा को फाड़कर इतनी तेजी से बुजुर्ग इमॉर्टल के चेहरे के सामने पहुंचता है कि उसकी आंखें इसे प्रॉपरली देख भी नहीं पाती। स्पीयर के टिप से निकलती ठंडी हवा उसके बालों को पीछे उड़ा देती है। बुजुर्ग इमॉर्टल के चेहरे पर शौक भर जाता है। उसने पहले समझा था कि यह मास्क पहने आदमी कुछ खास है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना शक्तिशाली होगा। पहला कदम और थ्रस्ट उसके रेजिस्टेंस तोड़ चुके थे और दूसरा थ्रस्ट सीधा उसके चेहरे के सामने था। उस स्पीयर की टिप से ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर निकली जो पूरी दुनिया को तोड़ सकती थी। उसके रोम रोम खड़े हो गए। उसने स्पीयर से निकली एक ऐसी ऑरा महसूस की जो इमॉर्टल्स के सेकंड स्टेप की थी। वो अपने दिल में भय से भर गया, लेकिन एसेंडेंस का इमॉर्टल होने के कारण बिना देरी किए पीछे हटने लगा। हाथों से सील्स बनाकर अपने स्टोरेज बैग से एक बड़ा हरा गोल्ड शील्ड निकालता है। उस शील्ड से लाइफ फोर्स की लहर फैलती है। उस पर रूनिक सिंबल्स खोदे हुए हैं और जैसे ही वो बाहर आता है, ग्रीन लाइट चारों तरफ छा जाती है। बुजुर्ग इमॉर्टल जोर से चिल्लाता है, जोएस्ट! उसकी आवाज गूंजते ही शील्ड तुरंत बदल जाता है।
जैसे वो कई लेयर्स का बना हो, वो तुरंत 9 अलग शील्ड्स में डिवाइड हो जाता है जो एक दूसरे पर ओवरलैप होकर सू मिंग के दूसरे स्पीयर थ्रस्ट को रोक लेते हैं। बुजुर्ग इमॉर्टल का दिल शौक से भर जाता है। उसका ध्यान अब सू मिंग से लड़ने पर नहीं, बल्कि इस राक्षस से बचकर भागने पर लगता है। उसे लगता है कि उसका शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। बस एक पल की देर चाहिए थी ताकि वो टेलीपोर्ट होकर निकल सके। ये सब सिर्फ कुछ ही सांस में हुआ। बाकी के इमॉर्टल्स अभी तक क्लोज इन करके स्पेल्स कास्ट कर ही रहे थे। बुजुर्ग इमॉर्टल को ऐसा लग रहा था कि वो एक पूरी सेना के सामने अकेला खड़ा है, लेकिन सू मिंग ने कोई रुकावट नहीं दी। जैसे ही शील्ड उसके सामने आया, उसने अपनी स्पीयर को घुसा दिया। एक बहुत ही जोर का गरजता धमाका आसमान को हिला देता है। पहला लेयर का शील्ड छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब एक के बाद एक फटकर बिखर जाते हैं। जो लोग सू मिंग के पास आ रहे थे, उनके दिल कांप उठते हैं। बची हुई छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं लेयर्स भी जोर धमाके के साथ टूट जाती हैं। सू मिंग की स्पीयर इन्हें ऐसे चीर देती है जैसे गरम छुरी से मक्खन काटा जाता हो। शील्ड के टुकड़े हवा में उड़ते हैं। तीसरा कदम, सू मिंग एक और कदम बढ़ता है और स्पीयर का तीसरा थ्रस्ट देता है। एक इतनी तेज हम की आवाज निकलती है कि आसपास सबके कान दर्द से भर जाते हैं। स्पीयर की स्पीड इतनी तेज थी कि डिवाइन सेंस से भी उसका ट्रेस पकड़ना मुश्किल था। उस स्पीयर की मर्डरस ऑरा और फ्रीजिंग इंटेंट ने बुजुर्ग इमॉर्टल को अपने भागने से रोक दिया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने अपने कानों में वेंजफुल सोल्स की चीखें सुनी। उसका दिमाग धुंधला हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपने मन में देखा, हजारों लोग अंडरटेकर ऑफ इविल स्पीयर के नीचे मर रहे हैं। सब दुख और दर्द में चिल्ला रहे हैं। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, जो भी सोल्स इस स्पीयर से मरते हैं वो न फिर से जन्म ले सकते हैं, न ही गायब हो सकते हैं। वो हमेशा के लिए इस स्पीयर के अंदर बंद रहेंगे और इसके सोल्स बन जाएंगे। बुजुर्ग इमॉर्टल का शरीर कांप उठता है। उसके सामने वो हजारों बैटल सोल स्पीयर के साथ उसकी तरफ दौड़ते हैं। सब उसे चीर देने की इच्छा रखते हैं। वो डर से चीखता है, मुझे बचाओ। ये स्पीयर थ्रस्ट अपने अंदर लाइफ कल्टीवेशन की शक्ति रखता था। फ्रीजिंग स्काई क्लैन के हेवन गेट से गुजरते वक्त स्पीयर ने और ज्यादा सोल्स को एब्जॉर्ब करके अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था। बुजुर्ग इमॉर्टल चाहे जितना ताकतवर था, फिर भी इल्यूजन्स के बीच अपना होश वापस पाकर मदद के लिए चीखता है। यह उसके स्ट्रॉन्ग मेंटल फोर्टिट्यूड का प्रमाण था। लेकिन यह सू मिंग था। उस चीख के साथ ही उसके दिल में शौक, डर और रिग्रेट भरा हुआ था। रिग्रेट कि वो बर्जर्कर लैंड में आया ही क्यों। तभी एक खूनी गैश उसके माथे के बीच से खुल जाता है। उसका दिल आखिरी धड़कन लेता है। उसके सामने की दुनिया जम जाती है। अंडरटेकर ऑफ इविल स्पीयर उसके माथे को चीर कर पीछे से निकल जाता है। स्पीयर के इंपैक्ट से उसका पूरा शरीर तोड़ दिया जाता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है। आंखें खूनी लाल हो जाती है, लेकिन उसकी प्यूपिल्स बेजान हो जाती हैं। उसका नेसेंट सोल निकल भी नहीं पाता। वो स्पीयर की शक्ति से छिन्न भिन्न होकर अब्सॉर्ब हो जाता है। स्पीयर के टिप से ताजा ब्लड टपक कर जमीन पर गिरता है। उसके गिरने की हल्की टपटप आवाज और उस खून से बनती लाल रेखाओं ने पूरी जगह को मौत की सन्नाटा से भर दिया। शेनडोंग कुछ दूर खड़ा है। उसका चेहरा काले बादल जैसा डार्क, आंखों में घबराहट की चमक। बाकी सब इमॉर्टल्स ने अपने आर्ट्स रोक दिए। सब सू मिंग को देखते रहे। उसकी स्पीयर जो उस बुजुर्ग इमॉर्टल के माथे को चीर रही थी और उसके खून की टपकती बूंदें। बाओ छू का दिल तेज धड़क रहा था। उसे पता था कि सू मिंग ताकतवर है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक एसेंडेंस इमॉर्टल को सिर्फ कुछ सांस में मार डालेगा। शुरू से लेकर अंत तक सू मिंग ने सिर्फ 3 कदम लिए और 3 स्पीयर थ्रस्ट दिए, और उन 3 कदमों में उसने इविल सेक्ट के सबसे ताकतवर इमॉर्टल शेनडोंग के बाद को मार दिया। सू मिंग ठंडी आवाज में कहता है, मैंने कहा था लड़ाई का दाम देना पड़ेगा। अब कौन है अगला? वो आराम से स्पीयर को उस बुजुर्ग इमॉर्टल के भौहों से खींचता है। वो बुजुर्ग इमॉर्टल जो अपने जनरेशन का एक महाशक्तिशाली असेंडेंस था, जमीन पर गिरकर बेजान पड़ जाता है। आसपास के इमॉर्टल्स की आवाज थरथराती है। सेकंड स्टेप का निर्वाणा स्क्रायर रेल्म, ये सेकंड स्टेप की कॉम्बैट पावर है। कोई और इमॉर्टल बोलता है, ये निर्वाणा स्क्रायर नहीं, ये तो बर्जर्कर है। अभी जो ची उसने रिलीज की वो बर्जर्कर की थी। दूसरा इमॉर्टल हिलते हुए बोलता है, ये लाइफ कल्टीवेशन रेल्म की शक्ति है। सबके चेहरे पर डर छा जाता है। शेनडोंग सू मिंग की स्पीयर को घूरता है और धीमी भारी आवाज में कहता है,
अंडरटेकर ऑफ इविल स्पीयर। फिर शेनडोंग आराम से बोलता है, हम इमॉर्टल्स एक कहावत कहते हैं, मेंटिस सिकेडा का पीछा करता है पर उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे ओरियोल छुपा है। मेरे फेलो डाविस्ट, तुमने अपना चेहरा छुपाया होगा क्योंकि तुम्हें डर था कि कोई तुम्हें पहचान लेगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें फेलो डाविस्ट ओरियोल बुलाऊंगा। वो सुमिंग की आंखों में घूर के देखता है। उसका चेहरा अंधेरा था पर उसमें एक गंभीर एक्सप्रेशन भी था। असल में वो काफी पहले ही महसूस कर चुका था कि ये आदमी अलग है। उसने उसके अंदर एक ऐसी प्रेजेंस महसूस की जो उसे सावधान कर रही थी। इसी वजह से शेनडोंग ने खुद अटैक नहीं किया बल्कि दूसरों को उसकी ताकत को टेस्ट करने दिया। पर उसने ये नहीं सोचा था कि वो सिर्फ 3 कदम लेकर इविल स्पिरिट सेक्ट के दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति को मार देगा। शेनडोंग को पता था कि अब इसे इविल सेक्ट के सर जी आन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो मरा था वो कोई बर्जरकर नहीं था जिसका ब्लड लाइन बदल गया हो, बल्कि एक असली प्योर ब्लड इमॉर्टल था जो इविल सेक्ट के साथ डिसेंड हुआ था। ऐसे इमॉर्टल की मौत, खासकर जो एसेंडेंस स्टेज का पावरफुल इमॉर्टल हो, इविल सेक्ट के लिए छोटी बात नहीं थी। शेनडोंग धीरे से बोलता है, फेलो डाओइस्ट ओरियोल, तुम बहुत चालाक हो। तुम जरूर चुपके से हिडन ड्रैगन सेक्ट पर हमारे हमले के दौरान घुस आए होंगे। जो चीजें तुमने लूटी वो शायद इविल स्पिरिट सेक्ट की सारी लूट से ज्यादा हैं, है ना? खासकर ये ब्राइट यांग स्टोन। पर मेरे फेलो डाओइस्ट, ये लड़ाई तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से गु युएनहाई ने जरूर कोई बैकअप प्लान रखा होगा। जो स्टोरेज बैग उसने दिखाया वो सिर्फ धोखा होगा। वो असली ब्राइट यांग स्टोन जरूर कहीं और छुपा रहा होगा। शेनडोंग की आंखों में चमक दिखने लगती है और वो सुमिंग की तरफ एक और कदम बढ़ाता है। सुमिंग शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता, बस शेनडोंग को देखता है जो उसकी तरफ आ रहा था। शेनडोंग बोलता है, तुमने इविल स्पिरिट सेक्ट के एक सेक्ट एल्डर को मार दिया और हम इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इविल सेक्ट का असैसिनेशन स्क्वाड तुम्हें ढूंढेगा। पर उससे पहले ये पोलाइट शेन तुमसे लड़ना चाहेगा, फेलो डाओइस्ट ओरियोल। शायद तुम यहां वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। तुम हमें यहां रोके हुए हो ताकि गु युएनहाई को भागने का वक्त मिले। यह भी जरूर तुम्हारे दोनों के बीच का एक डील होगा, है ना? वो ब्राइट यांग स्टोन उस स्टोरेज बैग में नहीं है। वो या तो हिडन ड्रैगन सेक्ट के ट्रेजरी में छुपा है या फिर तुम्हारी चालाकी के हिसाब से तुम कभी उसके जाल में ना फंसते, फेलो डाओइस्ट ओरियोल। अगर ऐसा है तो चलो हम 3 ब्लोज का आदान प्रदान करते हैं। 3 अटैक्स के बाद चाहे कोई मरे या ना मरे, हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। क्या कहते हो? शेनडोंग धीरे बोलता है और जैसे ही ये अल्फाज निकलते हैं, आसपास के कुछ लोग जो समझने में धीमे थे हैरान हो जाते हैं। सुमिंग अपनी आंखों को सिकोड़ता है, उनमें एक छोटी सी हैरानी की चमक आती है। शेनडोंग ने लगभग सच बोल दिया था। सिर्फ कुछ क्लूज देखकर उसने असली बात समझ ली। यह दिखाता है कि उसकी सूझबूझ कम नहीं। असल में सब कुछ वैसे ही था जैसे शेनडोंग कह रहा था। सुमिंग को ब्राइट यांग स्टोन की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसके बारे में उसे ज्यादा पता भी नहीं था, इसलिए वो उसके लिए खून बहाने या सबको मारने का इरादा नहीं रखता था। वो सिर्फ हिडन ड्रैगन सेक्ट के ट्रेजर्स और अपने स्टोरेज बैग में भरी चीजें चाहता था। अगर गु युएनहाई उसे वो दे देता तो सुमिंग उसे भागने के लिए वक्त देता। यह सिर्फ एक सौदा था और उस वक्त गु युएनहाई के पास समय नहीं था कि वो फायदे नुकसान सोचे। उसने तुरंत माना और इसलिए वो पूरा दृश्य कुछ देर पहले हुआ। सुमिंग हल्का सा मुस्कुराता है। अब जब शेनडोंग ने सब कुछ समझ ही लिया तो उसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। वो बोलता है, अगर सिर्फ 3 ब्लोज हैं तो मैं मान लेता हूं। शेनडोंग की आंखों में तेज चमक आ जाती है। वो इसी पल का इंतजार कर रहा था, वरना इतना लंबा समय बेकार बातें करके नहीं गुजारता। सुमिंग की ताकत उससे घबराती थी और वो जीतने का विश्वास नहीं रखता था। पर अगर सुमिंग उसके काम में रुकावट डाले तो उसका मिशन आसान नहीं होगा। समय निकलता जा रहा था। गु युएनहाई और दूर निकल रहा था और भले ही इविल स्पिरिट सेक्ट ने एरिया के सभी रिलोकेशन रूम्स को बंद कर दिया हो, वो बुजुर्ग आदमी अगर वक्त मिला तो इस सील्ड एरिया से निकल सकता था। उसके बाद उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता और अनपेक्षित मुश्किलें भी खड़ी हो सकती थीं। शेनडोंग जोर से बोलता है, तुम सब जाओ और गु युएनहाई का पीछा करो। यह कहकर वो सुमिंग की तरफ एक कदम बढ़ता है और अपना दायां हाथ उठाता है। तुरंत उसकी मुट्ठी में एक लाल विप प्रकट होती है। जैसे ही वो उसे घुमाता है, उस वेपन से गजब की गरजती आवाजें निकलती हैं। आसमान में बिजली के गोले उभरते हैं जो सिजट करके एक साथ मिलते हैं और सीधा सुमिंग की तरफ दौड़ते हैं। बाओचू समेत सारे 7 लोग एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत आसमान में आर्क्स बनाकर उड़ जाते हैं। बाओचू रुकना चाहती थी पर अब वो रुक नहीं सकती थी,
इसलिए सबके साथ निकल जाती है। उसके दिल को शांत करना मुश्किल था। सू मिंग का वो दृश्य, सिर्फ 3 कदम और 3 स्पीयर थ्रस्ट्स में एक व्यक्ति को मार देना, उसके दिमाग में गहरा छप गया था। सू मिंग उन लोगों को रोकता नहीं, वो सिर्फ शेंडोंग को देखता है। उसकी आंखों में धीरे धीरे बैटल इंटेंट जगता है। अपने दाएं हाथ में अंडरटेकर ऑफ इवल्स स्पीयर को पकड़कर वो उसे कस के थामता है। स्पीयर तुरंत गूंजता है और उससे काला धुआं निकलने लगता है। अगले पल वो स्पीयर को आसमान में घूमते बिजली के गोलों और शेंडोंग के विप की तरफ फेंकता है। एक जोर का धमाका गूंजता है। स्पीयर काला धुआं बनकर उन गोलों के बीच घुस जाता है और एक जोर से आवाज के साथ हवा को चीरकर सीधा शेंडोंग के सामने आ पहुंचता है। ग्रैंड सेक्ट एल्डर की आंखों में एक चमक उभर आती है, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। वो अपना विप छोड़ देता है और तुरंत अंडरटेकर ऑफ इवल्स स्पीयर उसे उठाकर हजारों फीट दूर ले जाता है, फिर जोर से जमीन में घुसा देता है। सू मिंग शांत आवाज में बोलता है, तुम एन्चांटेड ट्रेजर्स में मुझसे जीत नहीं सकते। चलो सिर्फ डिवाइन एबिलिटीज से लड़ते हैं। अब वो स्पीयर का इस्तेमाल नहीं करेगा। शेंडोंग जैसे वॉरियर से टकराना सू मिंग के लिए रेयर था और वो देखना चाहता था कि बिना एक्सटर्नल पावर्स के उसका कितना विकास हुआ है। शेंडोंग का चेहरा थोड़ा बदलता है, पर वो साहस से बोलता है, सिर्फ डिवाइन एबिलिटीज की लड़ाई? ठीक है। वो अपने दाएं हाथ से सील्स बनाने लगता है। कई बार सील बदलने के बाद वो हाथ को आगे घुमाता है। अचानक एक पर्पलिश रेड लाइट प्रकट होती है, जो तुरंत एक पर्पलिश ब्लैक बर्ड में बदल जाती है। उसकी आंखों में खून खौलती निगाह उभरती है और उसकी पीठ पर एक बड़ी सी सूजन उभरती है। उसमें से एक छोटा सा काला ह्यूमनॉइड निकलकर आसमान में चीखता है। उसका शरीर उस बर्ड से जुड़ा हुआ लगता है, जो देखने में एक कुकू जैसा था, पर बहुत ही खतरनाक और खूनी शक्ल में। उसके बाद एक क्रिम्सन ईगल प्रकट होता है, जिसकी खून से लाल आंखें पागलपन दिखाती हैं। फिर एक एंडियन कंडोर और फिर गरुड़ा प्रकट होते हैं। हर बर्ड पहले से बड़ा और सभी चीखते हुए शेंडोंग के सामने उड़ते हैं। शेंडोंग शांत बोलता है, ये मेरी 4 मूविंग बर्ड्स आर्ट है। ये आर्ट मैंने तब बनाई जब मैंने एसेंडेंट स्टेज के 4 इमॉर्टल्स को मारा। उनकी सोल्स और नेसेंट डिविनिटीज से मैंने ये बर्ड्स बनाए। वो तुरंत अटैक नहीं करता, बल्कि सू मिंग की तरफ देखता है। सू मिंग उन 4 बर्ड्स को देखता है। उसे महसूस होता है कि उनके अंदर बहुत गहरी ग्रजेस और रिजेंटमेंट बंधी है। उनकी नफरत इतनी गहरी थी कि पूरे माहौल को धुंधला कर देती है, जैसे इस जमीन की सारी रुकी हुई नफरत उनकी तरफ खींची गई हो। सू मिंग धीरे से कहता है, कितनी शक्तिशाली ग्रज। वो समझ जाता है कि शेंडोंग ने अपनी डिवाइन आर्ट और उसके जन्म की कहानी बताकर उसे रिस्पेक्ट दिया है, चाहे सच हो या झूठ। यह एक पावरफुल वॉरियर को दिया गया सम्मान था और एक तरह से सू मिंग के स्टेटस को एक्सेप्ट करना था। यह पहली बार था जब सू मिंग को किसी पावरफुल वॉरियर का सच्चा रिस्पेक्ट महसूस हुआ। वो शेंडोंग को देखता है, अपना दायां हाथ उठाकर 2 उंगलियों को तलवार की तरह सेट करता है, फिर अपने बाएं हाथ को धीरे धीरे उन उंगलियों पर नीचे से ऊपर तक चलाता है, जैसे वो एक इनविजिबल सोर्ड बना रहा हो। जब उसका बायां हाथ 7 फीट तक पहुंचता है, उन 2 उंगलियों में से गोल्डन लाइट निकलने लगती है। जैसे जैसे वो लाइट तेज होती है, सू मिंग अपना हाथ खोल देता है और तुरंत वो गोल्डन लाइट उसकी उंगलियों से वापस बहकर उसके दाएं हाथ को ढक लेती है, जैसे वो पूरा हाथ सुनहरा हो गया हो। फिर वो अपने दाएं हाथ से और सील्स बनाता है और जैसे ही वो अपनी कलाई घुमाता है, गोल्डन लाइट और तेज हो जाती है। उसका दायां हाथ उसकी आंखों के सामने सूखने लगता है, लेकिन ये रुकता नहीं। वो 8 और सील्स बनाता है। हर सील के साथ उसका हाथ बदलता है। जब वो 9वीं सील बनाता है, उसका हाथ पूरा सूखकर एक स्केलेटन जैसा लगने लगता है। गोल्डन लाइट अब काली हो जाती है। अब उसका हाथ एक भूतिया स्केलेटल हाथ लगता है, लंबे काले नाखूनों के साथ। सू मिंग शांत बोलता है, इस डिवाइन एबिलिटी का कोई नाम नहीं। ये मुझे कैंडल ड्रैगन के अनडाइंग और इम्पेरिशेबल वर्ल्ड में 50 रीइंकार्नेशंस के बाद एपिफनी से मिला। मैंने इस हाथ में बाइनरी ऑपोजिट्स के सोर्स की समझ को फ्यूज किया है। जो भी इस डिवाइन एबिलिटी से मरा है, उनकी गिनती अब नहीं की जा सकती। ये वही है जो तुमने शुरुआत में देखा था। मेरे 9 ट्रांसफॉर्मेशंस आर्ट से गुजरने के बाद ये 9 बार बदलती है और अब ये अपने सबसे शक्तिशाली रूप में है। सू मिंग अपना हाथ उठाकर शेंडोंग की तरफ देखता है। ग्रैंड सेक्ट एल्डर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसकी डिवाइन एबिलिटी 4 एसेंडेंट इमॉर्टल्स को मारकर बनी थी और अपने स्टेज में बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन सू मिंग के शब्दों को सुनकर वो तेज सांस लेता है। उसका दिल पहले ही हिल चुका था जब उसने सू मिंग को यह टेक्निक चलाते देखा
और उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभरी, पर वो अपने शक को पक्का नहीं कर पा रहा था। शेंडोंग धीरे से बोलता है, कैंडल ड्रैगन, 9 ट्रांसफॉर्मेशंस। उसका चेहरा बहुत ही गंभीर हो जाता है और वो बर्जर्कर्स डिजास्टर का सामना करते वक्त जितना सावधान था उससे भी ज्यादा सावधान हो जाता है।